ठीक है, अभी तो आगे हमने देखना है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से ही देखो पता चल रहा है कि ये वो प्रोसेस होएगा जो अपनी वजह से ही पैदा हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अपनी वजह से ही कोई इंडक्शन पैदा हो जाना, है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है, इंडक्शन क्या चीज़ होती है? इंडक्शन होता है कि किसी चीज़ का पैदा हो जाना किसी दूसरी की वजह से। ओके, तो मतलब जैसे ईएमएफ पैदा हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जो कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज होएगा, जहाँ करंट चेंज होएगा, अगर करंट चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मतलब फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाना है। तो इनमें से कुछ भी चेंज हो गया तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, ओके, तो दैट इज कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे भी इसको आगे जाके हम अगले टॉपिक में। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब इससे क्या मतलब है। जैसे देखो यहाँ पर एक सर्किट बना रखा है, ये सोलेनॉइड है, ओके, एल इसका इंडक्टेंस है और हमने ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, ये एक की है। ओके, तो जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो होएगा क्या, एकदम से ना करंट इस सर्किट में रश करेगा, मतलब एकदम सर्किट के अंदर करंट आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जैसे ही व्हेन की इज क्लोज्ड, जैसे ही की को क्लोज किया तो क्या हो गया, डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो हो गया। मतलब उस समय जो जिस रेट से करंट बढ़ा है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, वो जीरो नहीं होएगा। इस समय करंट जीरो होएगा। जैसे ही की को हम क्लोज करेंगे ना, उस समय इस सर्किट में कोई करंट नहीं होएगा, लेकिन जिस स्पीड से करंट बढ़ेगा वो ग्रेटर देन जीरो होएगा, वो जीरो नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू होएगी। ओके, तो इसलिए जैसे ही की को क्लोज किया करंट तो जीरो था, आई जीरो था उस समय, लेकिन डी आई बाई डी टी डैट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण तो होता है। दैट्स वाई डी वी बाई डी टी आल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो डी वी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो फ्लक्स भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्योंकि फ्लक्स बी डॉट ए होता है। तो मतलब जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो ये तीनों क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ओके, तो अब होएगा क्या, हमने ये देख लिया है कि फ्लक्स जो होएगा वो ग्रेटर देन जीरो होएगा जैसे ही की को क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमने ये समझ लिया है कि जो फ्लक्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर करंट होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होएगी, मैग्नेटिक फील्ड होएगी तो फिर फ्लक्स होएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा करंट होएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स, मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ दी सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई आ जाएगा इन केस ऑफ दी सोलेनॉइड। ओके, और ई एम एफ हम जानते हैं क्या होता है, डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो यही फाई की वैल्यू यहाँ भर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस डी आई बाई डी टी ऑफ एल आई। तो एल तो कांस्टेंट है तो एल बाहर आ गया डेरिवेटिव साइन के, और अंदर डी आई बाई डी टी रह गया। ओके, तो ईएमएफ जो भी होएगी सोलेनॉइड के अंदर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होएगी, यहाँ लिख भी रखा है सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये याद भी रखना है, इसको दिमाग में रखना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है सोलेनॉइड के अंदर, इट इज एल डी आई बाई डी टी। ओके, माइनस साइन ड्यू टू दी दैट इज द लेंज लॉ। तो इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, इंडक्टेंस के हेनरीज के यूनिट होते हैं। ओके, तो ये दिमाग में रखना है, ऐसा यूनिट्स आर हेनरी। तो यहाँ लिख रखा है कि अगर हमने सेल्फ इंडक्टेंस को मतलब 1 हेनरी को अगर हमने डिफाइन करना है, 1 हेनरी को तो नहीं, हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे इसको एल को, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द ई एम एफ। ये एल ई एम एफ के इक्वल होएगा अगर डी आई बाई डी टी हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाए। ओके, तो यही इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल में यूनिटी हो जाए तो हमारे पास एल किसके इक्वल आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ओके, तो इस तरह हम एल को डिफाइन कर देंगे सेल्फ इंडक्टेंस को। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी,
उसके केस में हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने हैं N। ओके, लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर की है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसमें N है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि फाई इक्वल टू एल आई होता है, यहाँ हमने देखा है ऊपर कि फाई इक्वल टू एल आई के इक्वल है। तो फ्लक्स तो हमें पता है सोलेनॉइड के केस में एल आई के इक्वल है, तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा? फ्लक्स तो बी डॉट ए के इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। लेकिन इस कॉयल में सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ओके, तो इस वजह से हमने एन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू द एल इंटू आई। उसके बाद ये जो एन है इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सोलेनॉइड की लेंथ एल है, तो एन की वैल्यू ये आ गई, स्मॉल एन इंटू एल। बी की वैल्यू हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ द इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, तो वो वैल्यू भी डाल दी इधर, ठीक है। एरिया तो पहले से ही था, एल इंटू आई के इक्वल आ गया, आई से आई कट जाएगा और एल आ जाएगा अपने पास इतना, यहाँ से सॉल्व होके म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो ये भी फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है इसको, कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में, उसकी वैल्यू अपने पास इतनी होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो आगे अपने पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, है ना। जहाँ सोलेनॉइड में कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। ओके, इंडक्टर बोल लो, सोलेनॉइड बोल लो, एक ही बात है। तो हमने करना क्या है, हमने कंसीडर कर लिया, सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ एल है और जिसके अंदर डी आई बाई डी टी रेट से करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, डी आई बाई डी टी। ओके, और ये उस समय है जब करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी थी, आई। तो हम जानते हैं कि इस केस के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगा इंडक्टर में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल डी आई बाई डी टी। अभी हमने पीछे देखा है, तो ईएमएफ इतना आ गया। एंड पावर हम जानते हैं कि पावर का रिजल्ट कितना होता है, पावर तो क्या होता है, V इंटू आई, तो V मतलब तो EMF ही हो जाएगा, तो EMF मल्टीप्लाई बाय द करंट, ये पावर के इक्वल आ जाएगा। और EMF की वैल्यू ये जो है ये हमने यहाँ पे डाल देनी है, एल डी आई बाई डी टी, तो ये हमने इधर रख दी है EMF की वैल्यू। उसके बाद हम जानते हैं कि पावर किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क के, पावर इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो P की जगह पे डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख दिया, दोनों साइड से डी टी कैंसिल हो गया, डी डब्ल्यू आ गया एल आई डी आई। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू जो आ जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन, मतलब एल तो बाहर आ जाना है और आई डी आई का इंटीग्रेशन आ जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये है कि जब हमने इसको बैटरी के साथ जब कनेक्ट करेंगे ना, तो जो चार्ज है, मतलब जो हम कह सकते हैं करंट क्या है, करंट तो चार्ज का फ्लो तो है सर्किट में, तो वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस इंडक्टर से, जिसकी लेंथ सपोज एल है, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर। ओके, तो ये दिस विल स्टोर एज दी एनर्जी इन दिस इंडक्टर। ओके, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती थी, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती थी उसके अंदर, इसी तरह इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है और उसकी वैल्यू होती है एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इट स्टोर इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड सोलेनॉइड, ये लिख भी दिया है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा अपने पास। आगे हमने क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही जो हमने एनर्जी निकाली है, दिस एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की क्या वैल्यू आएगी वो निकालनी है। तो ये जो कर रखा है यहाँ पर, ये हमने यही निकाला हुआ है जो पीछे भी निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो ये तो एनर्जी स्टोर होता है इन कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, तो एनर्जी पर यूनिट जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हमने ये पीछे भी निकाल रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी को दोबारा यहाँ पे कर दिया है। सी की वैल्यू डाल दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी की वैल्यू ई इंटू डी होती है। तो ये डालने के बाद जो आंसर निकल के आ जाएगा अपने पास वो ये आ जाता होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होएगा उसकी वैल्यू इतनी होएगी, लेकिन हमने जो निकालना है वो निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी जो वैल्यू होएगी उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू तो हमने अभी पढ़ा है एल आई स्क्वायर होती है, एल आई स्क्वायर बाई 2, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। एल की वैल्यू कितनी है हमने पीछे पढ़ा है
इन्फानाइट सोलेनाइड के लिए, लॉन्ग सोलेनाइड के लिए इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। तो ये एल की वैल्यू डाल दी और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी डाल देगी, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब यही हमने डिमेंशन लिया ना कि अगर मान लो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसके केस में, इट इज इक्वल टू द ए इंटू एल। तो वो वैल्यू डालने के बाद ए एल कट जाएगा, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट से डिवाइड, और उसके बाद इसलिए किया है ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्योंकि हमें ये पता है कि म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर को हमने बी डाल देना है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने क्या डाल देनी है, बी। तो ये तो स्क्वायर था ऊपर, तो बी स्क्वायर हो जाना है फिर, तो बी स्क्वायर म्यू नॉट नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, इतनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ओके, जैसे हमारे पास कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आता है वो इतना आता है। ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसके अंदर कितना आ जाएगा, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। मतलब फर्क दोनों में क्या है, फर्क इसी बात का है कि जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऊपर होता है एप्सिलॉन नॉट, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड में मतलब इसके अंदर म्यू नॉट आता है लेकिन वो नीचे आएगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे बी आएगा, इसलिए बी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई था। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक है ये दोनों रिजल्ट। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर, वहाँ पर ई स्क्वायर था ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ गया, वहाँ पर ऊपर था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर नीचे आ जाएगा म्यू नॉट। तो ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो आगे अपने पास है सेल्फ इंडक्टेंस। तो देख लिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या मतलब है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब इससे समझ ही आ रहा है नाम से ही, जो किसी दूसरे की वजह से इंड्यूस्ड हो। सेल्फ से मतलब था जो अपने ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था, उसको सेल्फ बोलते थे। म्यूचुअल में हो जाएगा जो किसी दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हुआ है उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये लिखा भी हुआ है, फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ, मतलब ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल। जो दूसरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है उसके कारण पहली कॉइल में जो ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये यहाँ पे शो कर रखा है, जैसे ये हमारे पास एक कॉइल है। ओके, तो इस कॉइल में क्या होएगा, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो हमने जानते हैं कि एकदम करंट इसमें दौड़ेगा। तो करंट एकदम से चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी एकदम से। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस कॉइल से भी पास होएंगी, ये वाली जो ऊपर वाली है यहाँ से भी पास होएंगी, क्योंकि वो चेंज हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से भी फिर वो चेंज होएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो तो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। तो जब वो यहाँ से पास होएंगी, क्योंकि ये वाली इसके पास है, तो इससे भी चेंज होएंगी फिर वो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होएगी तो इसके अंदर हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही थी उसके कारण इस कॉइल में ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब हो तो इसके अंदर रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड, लेकिन इसके कारण हो रहा है, नीचे वाली के कारण ऊपर वाली में। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओके, हमने सेल्फ इंडक्टेंस में भी देखा था कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसके केस में भी ये सेम लॉ फॉलो होएगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड फाई इक्वल टू किसके आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे और एक कोफिशिएंट ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इसके अंदर, तो दिस विल बी इक्वल टू द एम इंटू आई। अब ईएमएफ हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, तो ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और फाई जो 2 है इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू डाल देनी है। फाई 2 की जगह पर जैसे ये वैल्यू डाल देंगे एम इंटू आई 1। तो बेसिकली यहाँ से 1 का मतलब ये है, यहाँ 1 जो लिखा हुआ है ये यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। मतलब ये है कि जो फ्लक्स सेकंड कॉइल में प्रोड्यूस होएगा ना, ये नीचे 2 लिख रखा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है ना, किसी दूसरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसी दूसरी कॉइल के अंदर करंट की वजह से,
तो फ्लक्स सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन करंट ड्यू टू दी फर्स्ट कॉइल की वजह से, इस वजह से यहाँ पर I1 भी आएगा। तो दैट्स वाई हेयर M इंटू I1 आ गया। M बाहर निकाल लेंगे तो डी आई वन बाई डी टी, ये I1 पीछे लिखना था यहाँ पर, डी आई वन बाई डी टी। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा EMF का, कि EMF जो प्रोड्यूस होएगा दैट विल बी इक्वल टू द डी आई वन बाई डी टी। तो ये आ जाएगा, इसको रिजल्ट को दिमाग में भी रखना है। जैसे पिछले केस में L डी आई बाई डी टी आया था, इसके केस में इस तरह से आ जाएगा M डी आई बाई डी टी। तो ये आ जाएगा। आगे हमने करना क्या है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है इसकी वैल्यू निकालनी है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें हमने करना क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स हैं इस तरह से, ओके। ऊपर वाली कॉइल को, ये वाली जो है, इसको हमने S1 नाम दे दिया है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है सपोज। इसके नाम हमने S2 दे दिया है, जो अंदर वाली कॉइल है ये वाली, ओके। और इसका सपोज करंट इसके अंदर I2 है। एरिया भी इसी तरह, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाएगा, इस वाले का A1 हो जाएगा, ओके। तो अब हमने करना क्या है, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। सपोज ये वाली के अंदर करंट है, पहले वाली के अंदर, तो इसकी वजह से सेकंड वाली के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर पहले वाली के अंदर जो करंट है वो चेंज हो रहा है, ओके। तो हमने यही निकालना है कि करंट तो पहले वाली के अंदर है, I1 लिख भी रखा है, इसकी वजह से ये जो बीच वाली है इसके अंदर कितना EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, कैलकुलेशन तो ये करना है। तो उसके लिए हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो हम फ्लक्स सेकंड वाली कॉइल में जो निकालेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में जो भी करंट है उसके प्रोपोर्शनल होएगा जो सेकंड वाली में फ्लक्स प्रोड्यूस होना है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक ये हमने M लिख दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका नीचे लिख रखा है 2-1। 2-1 का मतलब है कि सेकंड का म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले के रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो वो हमने आगे जाके प्रूव कर देना है कि चाहे सेकंड का पहले के रिस्पेक्टिव निकाल लो, चाहे पहले का सेकंड के रिस्पेक्टिव निकाल लो, वो एक ही बात है, उनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे लिख के चलेंगे 2-1। तो उसके बाद φ2 कितना आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो M है, तो φ2 हमारे पास कितना आ जाएगा। φ2 का हमें एक और रिजल्ट पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया की। तो N2 अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें टोटल N2 मान लीजिए जो सेकंड वाली कॉइल है, तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, N2B1 इनटू दिस एरिया, ओके। क्योंकि B1 नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाली कॉइल की वजह से है सेकंड वाले के अंदर, ओके। तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, N2B1A, ओके। ये जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट तो सोलेनाइड का होता है ना, कि सोलेनाइड के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये वहां से लिखा है, इसका इसके साथ कोई मतलब नहीं है पहली वाली इक्वेशन के साथ, ओके। दिस इज द फ्लक्स इन दी इन्फा सोलेनाइड, ओके। कोई भी सोलेनाइड हो किसी भी लेंथ की, उसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होएगा उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ओके। इसके बाद जो फ्लक्स होएगा हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और N2 की वैल्यू डाल देंगे, तो N2 तो इतना आ जाएगा स्मॉल n2 इंटू L, ये हमने कई बार लिखा है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 की वैल्यू दैट इज द म्यू नॉट Ni, ये होती है। तो B1 है मतलब पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले वाले के नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे पर यूनिट लेंथ, एंड पहले वाले का ही करंट आ जाएगा, तो B की वैल्यू म्यू नॉट Ni आ गया। तो ये फ्लक्स का ये आ जाएगा इतना आंसर, ओके। तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी जो सेकंड वाली कॉइल में प्रोड्यूस होएगा। लेकिन सेकंड वाली कॉइल में तो फ्लक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना भी होता है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को। जैसे इक्वल रखा दोनों साइड से I1 कट जाएगा और μ21 इतना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू द N2L म्यू नॉट N1A। ये आ गया अपने पास आंसर, मतलब सेकंड वाली में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है पहले वाली के रिस्पेक्ट वो कुछ इतना आंसर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले वाली का निकालना है दूसरे वाली के रिस्पेक्ट टू। तो उसमें क्या आ जाएगा, पहले वाली का निकालना है तो फ्लक्स पहले वाली में जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन सेकंड। तो सेम सारे स्टेप सेम है ये वाले, ओके। बस यहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 आ जाना है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो यहाँ फिर 1 2 आ गया, यहाँ पर देखो 2 1 था तो यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पर I1 था यहाँ पे I2 आ गया, ओके। यहाँ पर 2 था यहाँ पे 1 आ गया, तो सारे स्टेप सेम। तो φ1 किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू N1 आ जाएगा, तो वहाँ पर N2 था। अब पहले वाली कॉइल की बात कर रहे हैं तो पहले वाली कॉइल में तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, N1 आ गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 थी तो यहाँ पर B2 आ जाएगी, क्योंकि सेकंड वाली कॉइल की वजह से होएगी ना पहली वाली कॉइल में, ओके। तो इसलिए B2 आ गया एरिया। तो बाकी फिर सेम इसकी B2 की हमने वैल्यू डाल देनी है, N1 की वैल्यू स्मॉल n1 इंटू L,
तो ये डालते ही ये आ जाएगा फ्लक्स φ1, इसको और इसको इक्वेट करना है I2 फिर कट के, और फिर से आंसर जो निकल के आ गया म्यू नॉट N1 N2 LA। पिछले वाले केस में भी इतना ही आ रहा था, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू ए, ये N1 N2 यहाँ पर इकट्ठे लिख रखे हैं। ओके, तो मतलब ये और ये सेम है, M21 M12 सेम है, इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया कि ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब कोई फर्क नहीं है। हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से मतलब है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ जाएगा इसके केस के अंदर, उसका आंसर ये है म्यू नॉट N1 N2 L इंटू ए। ओके, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी लेते होते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, तो ईजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, तो ऐसे निकल आएगा ये। ओके, आगे हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड दी अल्टरनेटिंग जनरेटर, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं, इसको एसी डायनामो भी बोल देते हैं। ओके, तो मेरा तो यही सुझाव है कि इसको तुम क्या करो, यूट्यूब के ऊपर सर्च मारकर एसी जनरेटर हाउ इट वर्क्स या एसी जनरेटर टाइप कर दो, वहाँ पर बहुत अच्छे से उसने विद डायग्राम उसने एक्सप्लेन कर दिया होगा। ओके, विद एनिमेशन डायग्राम, तो वहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, रेदर देन कि हम इसको यहाँ पर ऐसे ही मतलब डिस्कस करते रहें। ठीक है, तो ये तुमने वहाँ पर सर्च मार लेना है।